करोड़पति व्यक्ति के घर में ना आपको वास्तु 100% बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर पैसा नहीं आ रहा तो इस घर में फायर डिस्टर्ब होगी। काम ही नहीं है तो जल तक। आपकी परवरिश कैसे परिवार में हुई है ये बड़ा मैटर करता है। करोड़पति बनने के लिए एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होना चाहिए। नया साल आ रहा है और हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर परेशान रह रहा है। तो बहुत सारे लोगों की हमारे पास कमेंट आती है जहाँ पे लोग बताते हैं कि फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। पिछली वीडियो अभिषेक जी की बहुत अच्छी गई थी, बहुत ज्यादा लोगों की कमेंट आई। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इनको वापसी लेके आएंगे और इनसे जानेंगे किस तरीके से आप अपने घर का वास्तु खुद से सही कर सकते हैं और आप करोड़पति बन सकते हैं, या फिर हम समझेंगे करोड़पति लोगों का वास्तु क्या होता है। वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। तो एक बार इंट्रो दे दो। बहुत सारे लोग शायद आपको पहली बार देख रहे होंगे जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी। वास्तु गुरु अभिषेक गोयल, फाउंडर ऑफ वास्तु अभिषेक, और वास्तु करता हूँ, स्पेसिफिकली एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि अगर किसी बंदे के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसके घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है पेमेंट नहीं आ रही, तो उसके लिए साउथ ईस्ट का जोन या स्पेसिफिकली एलिमेंट्स में अगर बात करें तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होती है। एक प्रॉब्लम होती है काम ही नहीं है, उसके लिए सारी जोन देखने पड़ते हैं। तो बेसिकली ना, जैसे पेमेंट्स, आपने जो वर्ड बोला है ना, पैसा, पैसा इज फायर। अब क्या होता है ना, वास्तु में लोग 16 दिशाओं की बात करते हैं। अगर हम 16 दिशाओं की बात करते हैं तो 16 दिशाओं की बात करते हुए अगर हम पेमेंट्स की बात करेंगे तो दिमाग में एक ही थॉट आएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि किताब में साउथ ईस्ट लिखा हुआ है पेमेंट। अगर आपको एडवांस जाना है ना थोड़ा सा, तो आपको ना 5 एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा, 5 तत्वों को समझना पड़ेगा। करना क्या है बेसिकली, आप अलग अलग चीजों को अलग अलग एलिमेंट्स में डाल दो। जैसे आपने बोला पैसा, तो पैसा इज फायर। जोन पे बात ना करके आप अगर ये बोलोगे ना कि भाई अगर पैसा नहीं आ रहा तो इस घर में फायर डिस्टर्ब होगी। काम ही नहीं है, काम ही, क्योंकि काम होगा तो पैसा आएगा। काम ही नहीं है तो जल तक। काम है लेकिन पैसे फंसे हुए हैं या पेमेंट स्लो आ रही है या कुछ, तो भी उसके लिए फायर एलिमेंट। ठीक है, जब हम एलिमेंट बोलते हैं ना, फायर एलिमेंट बोलते हैं, दिशा बोलने में और एलिमेंट बोलने में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन में आप केवल साउथ ईस्ट में देखोगे, इम्बैलेंस ढूंढते रहोगे, साउथ ईस्ट में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मिल गया तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है, उसकी वजह से पैसे की परेशानी है। दो ही चीजें होंगी, आप उस इम्बैलेंस को ठीक करोगे, या तो पैसा आना शुरू हो जाएगा या नहीं। 50-50 है ना, या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप कहोगे किस्मत खराब है। लेकिन जब आप एलिमेंट बोलोगे ना, फायर एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, आप पूरी स्पेस में फायर एलिमेंट को चेक करोगे। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ साथ आप नॉर्थ को भी चेक करोगे, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट की। वहां पे अगर अग्नि तत्व होगा तो क्या होगा, पानी फायर को बुझा देगा। थोड़ा समझाओ कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है जो आप बता रहे हो अगर घर में फायर एलिमेंट खराब है, इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, अग्नि घर की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो आपके घर में अग्नि से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। अग्नि से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जितने भी फायर अप्लायंसेस हैं, जैसे गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, कुछ तो भी। उसके अलावा रेड कलर, और रेड फैमिली के जितने भी कलर है, रेड हो गया, पिंक हो गया, मरून हो गया, ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने घर में आर्टिफैक्ट्स कुछ रखे हुए हैं, कॉपर का कोई आपने सामान रखा हुआ है, तो कॉपर इज फायर। उसके बाद अगर हम कुछ पेंटिंग्स की बात करें तो कोई फायरी पेंटिंग्स आपने लगा रखी है, आग वाग जलती हुई पेंटिंग्स आपने लगा रखी है, वो सारी चीजें फायर एलिमेंट की हो गई। तो ये सब चीजें फायर एलिमेंट की हैं। अब अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन में क्या होगा, आपके घर में गैस स्टोव भी होगा, आपके घर में इंडक्शन भी वहीं होगा, माइक्रोवेव भी वहीं होगा, सब कुछ, सारा फायर आपका नॉर्थ में आ गया ना। नॉर्थ क्या है? पानी। तो नॉर्थ में किचन होने से क्या होगा, पानी में अग्नि आ गई। पानी में अग्नि आएगी तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा ना एलिमेंट्स पे बात करता हूँ। अगर मैं सीधा बोलूँ जी ऐसा नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट देख लो, तो बंदा साउथ ईस्ट देखता रहेगा, नॉर्थ को देखेगा। अब दूसरा, जैसे अपने फायर एलिमेंट समझाया, वाटर एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट जो है वो, अगर डायरेक्शंस की बात करें तो जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट की है। ऑब्जेक्ट्स की अगर आपने बात करनी है तो आपके घर में
जैसे वाटर बेसिकली क्या होता है, एनीथिंग विच इज इन फ्लो। आपने घर में मान लो कोई फाउंटेन रखा हुआ है तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेटल्स की बात करें तो चांदी, घर में जितनी भी चांदी या चांदी का सामान है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब कहते हैं कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप अपने घर में पैसा रखो तो वो स्पीड से आता है। लोग क्या करते हैं, पैसे के साथ साथ अपनी सारी ज्वेलरी भी रख देते हैं और ज्वेलरी में सारी चांदी भी वहीं रख देते हैं। अब चांदी क्या है, वाटर एलिमेंट। जैसे ही आपने चांदी साउथ ईस्ट में रखी वो क्या करेगा, पानी अग्नि बुझा देगा, तो इम्बैलेंस। तो वाटर की भी घर में बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट्स में तो जैसे मान लो कोई नलके लगे हुए हैं घर में, एवी अननेसेसरी, जैसे घर के बाहर हम नलका लगा देते हैं, मोटर वोटर का नलका होता है। इंडिया में तो थोड़ा कल्चर कम है, फॉरेन में तो लगता ही है कार वॉश के लिए। वो जो घर के एक्सटीरियर में नलका लगा हुआ है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई फाउंटेन आपने रख दिया वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पेंटिंग्स है, कोई बहती हुई पेंटिंग्स है, नदी की पेंटिंग्स है, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू प्लस ब्लैक, अच्छा ब्लैक कलर भी, ब्लैक भी वाटर एलिमेंट का होता है। और मेटल में अगर आप बात करके चलो तो सिल्वर ही है, चांदी और एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, चांदी इज प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर। तो अगर हम इम्बैलेंस की बात करके चल रहे हैं तो ब्लू के अंदर रेड नहीं होना चाहिए, रेड के अंदर ब्लू नहीं होना चाहिए, पानी में अग्नि नहीं होनी चाहिए, अग्नि में पानी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली आपने यही प्रॉब्लम्स देखी है जो लोग करते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई रीजन है? एक्चुअली ना लोग नहीं करते, पत्री में दिक्कत होती है तो घर में अपने आप हो जाती है दिक्कतें। जैसे क्या है, देखो अभी मैंने आप एलिमेंट की बात करी तो मैं ना आपको 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूं थोड़ा सा। 5 एलिमेंट कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जिस सीक्वेंस में मैंने बोला ना, यही सीक्वेंस है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अब इसके अंदर ना संसार में टोटल 3 शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रन करी। कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव क्या करते हैं? चीजों को क्रिएट करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। और लास्ट में शिव जी क्या करते हैं? फुल स्टॉप। ये प्रोसेस चलता रहता है। वास्तु में इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में, 3 साइकिल्स में कहा गया है। साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, ब्रह्मदेव का काम है क्रिएट करना, तो साइकिल ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज शिवा और साइकिल ऑफ कंट्रोल इज भगवान विष्णु। सबसे पहले मोस्ट केसेस में जो बैलेंसिंग होती है ना, उसके अंदर साइकिल ऑफ क्रिएशन काम में आती है ब्रह्मदेव की। कैसे काम में आती है, मैं आपको थोड़ी सी ना एलिमेंट्स की दोस्ती और दुश्मनी समझाता हूं। वाटर है, जल है। आप वाटर को प्लांट्स में डालोगे तो क्या होगा? प्लांट्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वाटर एयर को क्रिएट कर रहा है। प्लांट्स को हम एयर कह रहे हैं, प्लांट्स को एयर बोलते हैं। प्लांट्स, वुड इज एयर एलिमेंट, मेटल इज स्पेस एलिमेंट, बादल इज स्पेस एलिमेंट, आकाश इज स्पेस एलिमेंट, ठीक है। वाटर को आप पेड़ पौधों में डालोगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। तो वाटर और एयर का क्या रिलेशन हुआ? दोस्त हो गए। बादल बरसते हैं तो पानी आता है, बादल बरसते पानी आता है। स्पेस और वाटर का क्या रिलेशन हुआ? स्पेस वाटर को क्रिएट कर रहा है, बादल बरसात हो रही है तो पानी आ रहा है। तो स्पेस और वाटर का भी आपस में दोस्त हो गया। अब वाटर के 2 दोस्त हो गए, स्पेस दोस्त हो गया, एयर दोस्त हो गया, ठीक है। वाटर को अगर आप अग्नि पे डालोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगी। तो वाटर और अग्नि, फायर का क्या रिलेशन हुआ? दुश्मन। वाटर का काम है बहना, पानी बह रहा है, आप उसके आगे दीवार खड़ी कर दो, क्या होगा? पानी का फ्लो टूट जाएगा। और जैसे ही पानी का फ्लो टूटेगा वो फिर पानी एलिमेंट वाइज पानी नहीं रहा, दिखने में पानी है बट उसने अपना अस्तित्व खो दिया। उसका जो अस्तित्व है ना, बहना, वो खो दिया उसने। तो क्या होगा? दीवार इज अर्थ एलिमेंट, दीवार इज अर्थ एलिमेंट। तो वाटर और अर्थ का क्या रिलेशन हुआ? दुश्मन। अगर आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर आप किसी दुश्मन के यहाँ चले गए, नेगेटिव होगा, लड़ाई झगड़ा। तो यही होता है। वाटर अगर स्पेस में चला जाए कोई टेंशन नहीं, वाटर अगर एयर में चला जाए कोई टेंशन नहीं, वाटर अगर फायर में चला गया तो दिक्कत, वाटर अगर एयर में चला गया तो दिक्कत, और ये वाइस वर्सा। फायर अगर वाटर में चलेगी तो दिक्कत, एयर अर्थ अगर वाटर में चलेगी तो भी दिक्कत, ठीक है। और अगर एयर फायर में चली जाए तो? अब वो जैसे अभी वाटर का देखा ना, वाटर की स्पेस से दोस्ती, एयर से दोस्ती, ऐसी एयर को पकड़ लो। एयर वुड एलिमेंट, पानी एयर को क्रिएट कर रहा है। आग में लकड़ी डालोगे क्या होगा? आग बढ़ेगी। तो एयर जो है वो फायर को क्रिएट कर रहा है। तो एयर की फायर से दोस्ती हो गई, एयर की इससे वाटर से दोस्ती हो गई, बाकियों से लड़ाई झगड़े। तो ये पूरी क्रिएशन है। मतलब एक एलिमेंट के 2 दोस्त हैं, 2 दुश्मन है। 5 में से ना एक को पकड़ लो, 4 रह गए, 2 दोस्त हैं, 2 दुश्मन है हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया।
अब जैसे अगर मैं ऑफिस की बात करके चलूँ वर्सेस घर की बात करके चलूँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो मेजरली दोष घर पे है। हर तो प्रायोरिटी है। आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए घर का वास्तु करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होती हैं, कुछ दिक्कतें केवल फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं। घर प्रायोरिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई क्लाइंट आया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जी, उसका ऑफिस और फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो घर पे मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। कोई कहता है जी हेल्थ इश्यूज है, उसका ऑफिस और फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो भी घर पे चल रहा है। लेकिन वास्तु पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो अगर क्लाइंट कह रहा है ना कि मेरे घर में मेरी वाइफ से नहीं बनती, तो आप उसके ऑफिस और फैक्ट्री में जब जाओगे तो उसकी अपने क्लाइंट्स से भी नहीं बनेगी, उसकी अपने स्टाफ से भी नहीं बनेगी, उसके अपने सप्लायर्स और बायर्स से भी नहीं बनेगी, क्योंकि घर का वास्तु मेजर है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 70-80% घर का वास्तु आप बैलेंस कर दो, परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए आपका ऑफिस और, अब जैसे मान लो घर का वास्तु आपने बैलेंस कर लिया, सब बढ़िया है, एवरीथिंग, अब क्या घर आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन ऑफिस में आप बैठे हो डिस्पोजल में, आपकी एंट्री डिस्पोजल में है, तो क्या होगा? आपको घर पे तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस में आके बैठ रहे हो, काम ही नहीं हो रहा। अब बहुत लॉजिकल चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा कि अगर मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, जैसे भी आपने नलके की बात करके चली, तो किसी के वाटर एलिमेंट आ रहा है फायर एलिमेंट के अंदर, अब वो नहीं कर सकता, आइदर वो किराए पे है कुछ है, तो क्या करें? तो उनकी कॉम्प्रोमाइज करवा दो आप। मैं बताता हूँ कैसे। वाटर, एयर, फायर, मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए, सिंपल सा लॉजिक है। इमेजिनेशन कर लेते हैं, जैसे आप और मैं और एक थर्ड पर्सन भाई साहब को पकड़ लेते हैं, आप और मैं, हम 3 हो गए। आपकी मेरे से दोस्ती है, इनकी भी मेरे से दोस्ती है, लेकिन आपकी और इनकी आपस में कट्टर दुश्मनी, मतलब आप एक दूसरे को देखोगे तो श्योर है कि आप एक दूसरे को मारोगे ही मारोगे, किल करोगे ही करोगे। लेकिन आपकी मेरे से भी दोस्ती है, इनकी मेरे से भी दोस्ती है, आप आपस में कट्टर दुश्मन हो, हम तीनों एक कमरे में हैं, आप भी मेरे जिगरी दोस्त हो, ये भी मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या आप मेरे सामने लड़ पाओगे? अगर आप दोनों लड़ाई करोगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा क्या पर्पस होगा? भाई ऐसा है, जब तक मैं हूं ना बीच में तुम दोनों के, तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। मैं बीच में रहूंगा ना, मैं आपको भी, भाई देख, आपसे भी मेरी दोस्ती, आपसे, जब तक मैं बीच में बैठा हूं तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना है करो, जब अगर मैं नहीं हूं तो जो मर्जी करो, जब तक मैं बीच में बैठा हूं तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा। यही कॉन्सेप्ट एलिमेंटल बैलेंसिंग में लागू होता है। जैसे वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ में आ गई किचन, किचन क्या है? फायर एलिमेंट। वाटर, एयर, फायर, एयर की दोस्ती वाटर से भी है, एयर की दोस्ती फायर से भी है, तो बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट कौन हो गया? एयर हो गया ना। आप क्या करो, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दो, नॉर्थ में किचन है, चूल्हा रखा हुआ है, अब अग्नि, वाटर जो है वो अग्नि को बुझा रहा है ना, अग्नि को बुझा रहा है क्योंकि वो आपस में, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे मैं आप दोनों के बीच में था ना, ऐसे ही आप एयर को उन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दो। आपको सिंपली क्या करना है, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दो, उससे क्या होगा, आपने एयर को उन दोनों लड़ाकू एलिमेंट्स के बीच में डाल दिया। एयर क्या कह रहा है, भाई जब तक मैं यहाँ पड़ा हूं ना तब तक तुम नहीं लड़ सकते, मेरे जाने के बाद जो मर्जी कर लेना, तो बैलेंसिंग हो जाती है। तो अपने यहाँ पे ना, मतलब मैं बदल नहीं सकता या मैं चेंज नहीं करता, अब व्यक्ति का जी मैं ग्रीन पत्थर भी नहीं लगा सकता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आपने जैसे एक एलिमेंट और बता दिया, एयर और इंट्रोड्यूस हो गया। अब जैसे अगर यहाँ की बात करके चले तो पीछे रेड है, यहाँ ब्लू है, लॉजिकली ये जो सेक्शन है शायद ये ब्लू का सेक्शन है। सर ये ना टेम्पररी है, जैसे ये सोफे हमने अभी रखवाए, ये शिफ्ट होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो टेम्पररी चीजों का वास्तु में इफेक्ट नहीं आता। जो आपने थोड़ी देर के लिए रखी, बाद में हट जाएगी, तो उसका इफेक्ट नहीं आता। परमानेंट है तो आएगा। अब जैसे यही की बात मान के चलते हैं, हमने सोफे हटा दिए, रेड है, पर ये जो सेक्शन है यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, ये वाटर का मान के चलते हैं, तो अब इसको कैसे काटे? क्या यहाँ पे पेड़ लगा दे? कलर तो चेंज करना पड़ेगा आपको, कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे मान लो आपने बोला स्पेसिफिकली हम यहीं की बात करें, ये एक स्टूडियो है, अब स्टूडियो के अंदर क्रिएटिविटी भी चाहिए, स्टूडियो में सारी चीजें चाहिए, और रोज रोज आप चेंज भी नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा इलाज बताऊं आपको, सिंपल सा, उस दीवार से लेकर इस दीवार तक ना वो चेन वाली रॉड लगती है, वो लगवा लो, उस पे एक क्रीम कलर का कर्टेन लगा लो, उस कर्टेन को यहाँ से यहाँ खींच दो जब शूट नहीं हो रहा, ये लाल दिखे ना, दिखे ग्रीन ना,
जो दिखता है उसका इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये काले रंग की दीवार दिख रही है, ठीक है, इस काले को मैं हटाऊंगा तो व्हाइट कलर की पुट्टी आएगी, उस व्हाइट कलर की पुट्टी को मैं हटाऊंगा तो ग्रे कलर की सीमेंट आएगी, उसको हटाऊंगा तो हल्का सा क्रीम कलर का बदरपुर आएगा, उसको हटाऊंगा तो ईंटें दिखेंगी लाल रंग की। तो 5 कलर है ना, पर इफेक्ट किसका आ रहा है? ब्लैक का। ब्लैक का। यहाँ क्या आ रहा है? लाल का। तो जो वास्तु में क्या है, जो विजिबल है ना वही इफेक्ट करेगा, जो विजिबल नहीं है वो इफेक्ट नहीं करेगा। नॉन विजिबिलिटी में केवल मेटल्स इफेक्ट करते हैं। आपने एक अलमारी के अंदर चांदी रखी है, उसका तब भी आएगा इफेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, कलर्स की बात करूं, तो जो विजिबल है केवल उनका इफेक्ट है। तो अगर आप इसको क्रीम कलर से ढक देते हो तो इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर मैं एक ऐसी ऑल्टरनेटिव ले गया हूँ, मैं चेंज कर दूंगा, मान के चलते हैं पर्दा लगा दूंगा, पर मान के चलते हैं किसी की ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि पीछे फायर एलिमेंट है, आगे ब्लू एलिमेंट रखना पड़ रहा है, तो क्या वो ऐसा पेड़ वेड़ रख सकता है? सर आएगा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट। मतलब कलर बैलेंसिंग तो करनी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कलर बैलेंस। कलर बैलेंसिंग बहुत जरूरी। मतलब अगर, क्योंकि ये इजी भी है, वॉल का पेंट चेंज करवाना या कुछ भी चेंज करवाना। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति, एक घर है, मान लो छोटा घर है, व्यक्ति कहता है जी मैं मेरा बेडरूम 1 BHK मान लेते हैं, छोटा घर मान लेते हैं 2 BHK मान लेते हैं, मास्टर बेडरूम मान लो साउथ वेस्ट में आ रहा है पूरा का पूरा, वो डिस्पोजल में है, और व्यक्ति कहे जी मैं चेंज नहीं कर सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो उसको डिस्पोजल से हटना पड़ेगा। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे लाइंस, आपको तो ग्रिड पता है, TD जा रही है, तो बाय चांस अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा जगह दिख रहा है कि मेरा इतना पार्ट SSW में ना आए, बाकी का आ रहा है, तो मैं क्लाइंट को कहता हूँ जी अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो फिर इतना पार्ट एटलीस्ट अपना हेड दूर कर लूँ ताकि दिमाग चलता रहे। बट कुछ चीजें वो तो डिस्पोजल से तो हटना ही पड़ेगा, कलर्स चेंज करने ही पड़ेंगे। ऐसी आपने कोई कंडीशन देखी हो? क्योंकि मेरे पास, मैं कहूँगा, नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, मैं और कंडीशंस नहीं सोच पा रहा हूँ कि जो ऐसी रियल लाइफ लोगों के साथ कंडीशन आती हो घर के अंदर, जब ब्लू और रेड कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? और चेंज कर देते। मतलब जैसे अभी आपने बताया गैस के नीचे पत्थर लगा दो। हाँ, देखो 2 एलिमेंट ना कभी भी साथ में होंगे, लड़ाकू एलिमेंट अगर कभी भी साथ में होंगे तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो होने ही नहीं चाहिए। मतलब लड़ाकू एलिमेंट साथ में हो ही ना तो अच्छा है घर में। ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन चलेगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसको चेंज करे बिना अगर आप वास्तु ठीक कर लो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर किसी को करोड़पति बनना है तो उसका वास्तु क्या करोड़पति बनने का वास्तु 2-4 करोड़ पहले तो मुझे देने पड़ेंगे। है? वैसे मैं आपको जोक्स अपार्ट में आपको एक चीज बताता हूँ। पहले ना हम एक करोड़पति व्यक्ति जो ऑलरेडी करोड़पति है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो करता क्या है। मैं 2 बंदे पकड़ता हूँ यहाँ पे। एक बंदा मैं उठा रहा हूँ जिसके पापा करोड़पति हैं, मेरा दोस्त है, ठीक है, उसके पापा करोड़पति है, वो नहीं है, उसके पापा करोड़पति हैं। एक मैं उठा रहा हूँ मेरा क्लाइंट जिसकी एज मेरे से लगभग मैं 40 ईयर्स, लगभग मेरे से 6 साल बड़ा है, और उसकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 100 CR उसकी नेटवर्थ होगी। ब्रांड नेम मैं अभी नहीं लूंगा, सब जानते हैं उस ब्रांड को, मैं ब्रांड नेम नहीं लूंगा क्योंकि उनके बारे में मेरे को कुछ और स्टोरीज, केस स्टडीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बतानी है, तो लेट्स नॉट टेक द ब्रांड नेम। वो एक्चुअल करोड़पति है। पहले हम बात करेंगे मेरे उस दोस्त की जिसके पापा करोड़पति है, वो नहीं है, उसने पैसा नहीं कमाया जीवन में, बट बाप के पास बहुत पैसा है। उसकी पूरी दिनचर्या क्या है? काम नहीं करना, उसको कोई काम नहीं करता। उसकी पूरी दिनचर्या क्या है? मर्सिडीज है घर में, BMW है घर में, डिसाइड करा आज कौन सी गाड़ी लेके जाए। पूरे दिन उसका ये प्लान होता है कि अब मेरे को किस दोस्त से मिलना है, शाम को दारू कहाँ पीनी है, शाम को कौन से क्लब में जाना है, पार्टी कहाँ करनी है, घूमने फिरने कहाँ जाना है, कपड़े कौन से ब्रांड के लाने हैं। मतलब वो अच्छा उसने LV के जूते लिए तो मेरे को तो फिर लानी ही है, वो प्राडा की T-शर्ट पहना है तो मुझे तो लानी ही है। तो उसका पूरा दिनचर्या जो है वो इसी चीज में बीत जाती है। तूने कौन से जूते पहने, तूने कौन सी शर्ट पहनी, तूने पूरा दिन, क्योंकि उसको करोड़पति दिखना है, क्योंकि उसके पापा भी करोड़पति है। पापा से उसने बोला पापा वो LV के जूते, हाँ बेटा ये ले 1 लाख रुपए, पापा बेल्ट के लिए बेटा 80,000 रुपए, उसका वो सिस्टम है। अब मैं बताऊंगा आपको उस व्यक्ति की जो एक्चुअल में करोड़पति है। मैंने एक्चुअली ना, देखो पैसे वाला बनने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझे एक बार एक बात बोली कि अगर आप परफ्यूम की दुकान के अंदर घुसो और बिना परफ्यूम बाय करे, बिना परफ्यूम टेस्ट करे अगर आप बाहर आ जाओ ना तो आप महकने लगते हो। तो मतलब यू आर नोन बाय द कंपनी। करोड़पति बनने के लिए ना मैंने क्या किया, अपना सर्कल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो एक्चुअल, और मेरे क्लाइंट्स भी सारे मिलियनेयर्स हैं। आप किसी भी करोड़पति व्यक्ति के साथ बैठोगे, उठोगे, बात करोगे ना,
वो आपसे सिवाय काम के दूसरी कोई बात करेगा ही नहीं। सिवाय काम के उनके पास किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, जो 100 करोड़ की नेटवर्थ जिनकी है, साल में 4 फैमिली ट्रिप्स होती हैं उनकी इंटरनेशनल घूमने की, चारों की चारों चाइना। क्यों? क्योंकि क्लाइंट वहां काम कर रहा होता है और फैमिली वहां घूम रही होती है। अभी लेटेस्ट उनकी एक जो ट्रिप थी वो गए बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कपड़े का काम बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बोले फैमिली को बांग्लादेश घुमाने का मौका मिल गया, फैमिली भी पीछे पड़ी थी। जब भी बोले बाहर घूमने चलो चाइना, जब भी बोले बाहर घूमने तो बोले बांग्लादेश ले गए, बड़े खुश हुए, मैंने काम कर लिया। मेरे से जब भी मिलते हैं, हमारी पहले 2 मिनट बात होती है, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। बस उसके 2 मिनट बाद ना हमारी टॉपिक्स, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हो जाता है, वो मेरे से क्या नया चल रहा है, ओनली व्यापार, ओनली बिजनेस, क्या नया चल रहा है, मुझे ऐसे ऐसे चल रहा है। बस उसके बाद यार देख ये ब्रांड नया लॉन्च कर रहा हूँ, इसका लोगो देख, ये पैटर्न्स ठीक है, तो डेट बता दे यार, कौन सी डेट को लॉन्च करूँ, मुहूर्त निकाल दे एक बार, वास्तु में ये है, ये लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। 24 घंटे बिजनेस की बातें, ये होती है करोड़पति का माइंडसेट। उसके बाद दूसरा कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब काम को ना एंजॉय करता है, लिटरली वो व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है, मजे करता है। अगर आप एक करोड़पति के घर की वास्तु को देखोगे, उसकी वास्तु 100% बढ़िया होगी। अभी जिस 100 करोड़ क्लब वाले की मैं बात बता रहा हूं ना, इनकी एंट्री, इनके सोने की दिशा, इनके घर में कैश बॉक्स, इनके घर में किचन, ईच एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज इनके घर में इम्परफेक्ट है, जैसे इनके घर में किचन जो है वो ईस्टर्न साइड में है, साउथ ईस्टर्न साइड में वैसे आइडियल होती है, ईस्टर्न साइड में है। जिसकी किचन ईस्टर्न साइड में होती है, ईस्ट में होती है स्पेसिफिकली, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होती है, हम उसको कहते हैं किचन में जो चूल्हा है ना, जो स्लैब है, वो प्रॉपर ग्रीन कलर का कर लो। इनके घर में ऑलरेडी ग्रीन कलर का है। इनके घर में एंट्री E3 E4 में है, थोड़ा सा किचन के बैक साइड में जाके एंट्री E3 E4 में है। अच्छा, 2 एंट्री इनके घर में, एक एंट्री वो जो बर्बादी की कगार पे लेके जाती है, मतलब लिटरली बर्बाद कर देती है व्यक्ति को, एक एंट्री वो जो राजा बनाती है। नेचुरली बर्बादी वाली बंद कर रखी है, नेचुरली। बोले जी बस यहीं से जाते हैं। मैं कहा जी ये वाली? बोले ये 20 साल पहले बंद कर दी थी, बस ऐसे ही ताला लगा दिया था कि यार ये बेकार है, यहाँ कुछ मतलब गंदगी होती है, तब से आदत वही पड़ी, यहीं से जाते हैं। तो वो वहीं से जा रहे हैं। लेकिन वो जो बर्बादी वाली एंट्री है वो खुलती है, दिन में 1-2 बार खुलती है, वो भी उस खुलने की वजह से उनके साथ क्या और हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंट्री उन्होंने राजाओं वाली खोल रखी है, बढ़िया एंट्री खोल रखी है, सोने की दिशा बढ़िया है। तो करोड़पति व्यक्ति के घर में ना आपको वास्तु 100% बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो पैसे वाला है तो उसके घर में वास्तु के दोष है, वो बैलेंस ही होगा। अब वास्तु की अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है अपने घर में करोड़पति बनने के लिए, तो पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, सेटिस्फाई होने का लेवल है, उसको खत्म कर दो, उसको जीरो कर दो, उसको खत्म कर दो। अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, देखो आप लाइफ में जो ग्रो करते हो ना, उसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि आपकी परवरिश कैसे परिवार में हुई है, ये बड़ा मैटर करता है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर बताया ना कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर ही हो जाएगा। उसमें क्या माइंडसेट दिया गया, एक गरीब का बच्चा जो 50 गज के घर में रह रहा है, उसकी मेंटालिटी, और उसके पिताजी मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, किताब में ऐसा बताया। तो उस बच्चे का माइंडसेट क्या है कि मेरे को भी ना पापा की तरह 50,000 रुपए महीना कमाना है, ठीक है। एक अमीर का बच्चा जिसके पिताजी 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, 1000 गज की कोठी में रह रहे हैं, तो वो बच्चा क्या सोच रहा है, मेरे को बड़े होके 5000 गज की कोठी बनानी है, मुझे बड़े होके 100 करोड़ रुपए महीने कमाने। वो मेंटालिटी वैसी है, वो उस किताब में बताया। अमीर आदमी जो है ना, मतलब अमीर बनने के लिए एक तो आपको आपकी मेंटालिटी, आपकी परवरिश कैसे परिवार में हो रही है। अगर आप एक फियरफुल परिवार में पैदा हो रहे हो, नॉन रिस्क टेकिंग परिवार में पैदा हो रहे हो कि भाई मुझे तो करना ही नहीं, मैं खर्चे नहीं पाल सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। फेलियर इज द की टू सक्सेस होता ना, एक फेलियर इज द की। भाई फेल होएगा तभी पता चलेगा ना कि ये नहीं करना, इस चीज में फेल हो गया तो ये नहीं। मैं वास्तु में आने से पहले मैंने कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत सारे बिजनेसेस। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी था, मैं डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में भी था, फिर मैं जेम स्टोन्स में भी गया, मैं 1.5 साल सूरत रहा, वहां मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज किए, ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज किए। उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ये सोच के कि सॉफ्टवेयर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, सब कुछ किया। लेकिन सक्सेस कहाँ मिली,
वास्तु में। तो किया तो सब कुछ ना मैंने भी, मैं डायरेक्ट ये थोड़ी कि वास्तु में आ गया और सक्सेस हो गया, वास्तु में भी आया तो ये थोड़ी रातों रात सक्सेस हो गया, मेहनत तो करी ना। अब उसके बाद अगर वास्तु की बात करें तो दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति कहता है भाई मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाए, मैं 1-2 लाख रुपए महीना कमा लूं, मेरे खर्चे बढ़िया चल जाएं और बस मैं अपना EMI मेरी टाइम पे चली जाए, 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपए मेरी सेविंग हो जाए, हैप्पी लाइफ चाहिए मेरे को। उसको तो फिर करोड़पति वाले उससे हटा दो, ठीक है। करोड़पति बनने के लिए एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी ऐड करता हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग देहरादून से करी है और आज शायद 13-14 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग करे हुए। और जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मेरा सपना था 1 लाख रुपए महीना कमाने का। 14 साल पहले पापा वही कमाते थे, तो दिमाग में यही थॉट था कि मैं इतना कमा लूंगा तो जिंदगी सेटिस्फाइड हो जाएगी, बस जिंदगी सेट है। मैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में ही कमाना शुरू कर गया था वो। फिर मैंने वो कोटेशन पढ़ी जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है कि सपने बड़े देखो, वो चीज़ें, तुम अगर सपना छोटा देखोगे तो शायद किस्मत ने तुम्हारे लिए और बड़ा लिखा हो। तो मेरे को वो लगी, मैंने कहा पैस किया, अब सपना है मेरा 100 करोड़ रुपए महीना। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना फिर एक माइंडसेट, देखो सपना तो कुछ भी देख लो, तुम कह दो मेरे को 500 अरब रुपए महीने का कमाना है, पर क्या होता है अगर 100 करोड़ रुपए महीना मैंने सोच लिया ना, तो मैं उसके लिए मेहनत करने लग गया था कि अब मुझे कमाना है और मैं करूंगा, तो अपने आप ही ना दिमाग रास्ते ढूंढने लग जाता है कि आप ये करो, आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अभी मेरी 32 ईयर्स एज हो गई है और 3 साल पहले मैंने 1 करोड़ से ऊपर का लॉस लिया इस उम्र में। मतलब कई लोग तो इतना कमाते नहीं, मैंने लॉस लिया। पर वो 1 करोड़ का लॉस आपके लिए पीनट्स है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, पर क्यों? क्योंकि शायद मेरा वो माइंडसेट उतना हो गया था। पर कई लोगों के लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या मुझे घर से सपोर्ट मिला इस काम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए? नहीं, मैंने भी खुद करके करा है और सामने वाला भी कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे फाउंडर्स के भी इंटरव्यू लिए हैं जो कि यूनिकॉर्न फाउंडर्स है, मतलब ये मान लो जिनकी कंपनी 10,000 करोड़ की है। तो उनके साथ भी मैंने यही देखा कि उनका माइंडसेट बहुत बड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। वो ये बात नहीं कर रहे कि मुझे मेरे मोहल्ले में ये करना है या मुझे इतने रुपए महीना कमाना है। एक्चुअली में अब आज मुकेश अंबानी जी अगर काम करना बंद कर दें तो मुझे लगता है जब तक ये धरती का अस्तित्व है तब तक उनकी किसी भी जनरेशन को काम करना पड़ेगा। क्यों कर रहा है आज काम? आज क्यों कर रहे हैं? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, क्यों काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, और नंबर 1 रहने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट सबसे पहले। अब मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल व्यक्ति जब मुझे मिलता है वास्तु के लिए, जिसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है या लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करना है, उसका क्या सिस्टम है, और जब मैं मिलता हूँ मिलियनर्स के साथ, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। मेरे से बात पता है क्या करते हैं? सर अपने, जैसे मैं बता रहा हूँ, सर अपने को ना यहाँ पे ये स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी भाई साहब? बाई चांस अगर आप बता पाओ। मैं कहा जी ये नेगेटिव एंट्रेंस है, स्ट्रिप लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी। नेगेटिव एंट्रेंस है मतलब क्या इफेक्ट है इसका? ये एंट्रेंस जी आपके खर्चे बहुत बढ़ा रही है, आपको लॉसेस दे रही है। अच्छी कहाँ पे एंट्रेंस? मैं कहा जी वो वाली। क्या हम वो वाली एंट्रेंस है? वही तोड़ दो ना, वही बनाओ जो अच्छी है, इसको बंद करो। उपाय नहीं, इसको बंद करो सीधा। जो आप मुझे ये बताओ कि घर में बेस्ट क्या है? ये बेस्ट है, ठीक है, डन। आई एम ओपन टू ऑल द कंस्ट्रक्शनल चेंजेस, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। इसको बंद करो, जो बेस्ट हो वो करो। वो दिमाग नहीं लगाते, उनको कहते हैं भाई मेरे को तो बेस्ट चाहिए, मुझे तो सीधा, मेरे को तो टॉप पे जाना है, मुझे बेस्ट चाहिए। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, एवरीथिंग डन। आप बेस्ट बता दो, उनका माइंड सेट ही है। अब मेरे पास क्या होता है ऑप्शंस? मैं उनको 100% पॉजिटिव एंट्री, 100% बेड की लोकेशंस, मेरे पास तो ऑप्शन है ना, खुले हुए हैं। फिर मैं उनके लिए वो प्लान करता हूँ। तो लेकिन आपको करोड़पति का वास्तु अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें ये नहीं होता कि E1 E2 की एंट्रेंस है तो बैलेंस कर लो ना। 3-4 आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपको सूट कर रही है, चाहे N3 N4 चाहे E3, जो आपके लिए बेस्ट है, उसकी प्लानिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो अगर कोई अपना घर बना रहा है, मान के चलते हैं, उसके पास तो अब सारी पॉसिबिलिटीज है, तो उसको करोड़पति बनने के लिए क्या करना है? डिजाइन करवा लेना वास्तु के हिसाब से पूरा घर, अपनी जन्म पत्री, और अपने जन्म पत्री के हिसाब से अपने पूरे घर का वास्तु अगर वो डिजाइन करा लेता है। और जन्म पत्री अब यहाँ पे किसकी कंसिडर हो रही है? मान के चलते एक फैमिली बिजनेस है, पापा भी है और बच्चे भी है, और ये घर बड़ा है, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद 60-70 साल तक वही रहने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अभी घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नोएडा में ही बन रहा है। मेरे उस केस में मैंने अभी रिसेंटली उस पर जैसे वर्किंग करी सारी, तो हम लोग 3 भाई हैं। मैं, एक मेरे से 1 साल छोटा है, एक मेरे से 7 साल छोटा है। जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं वो ज्वेलरी के बिजनेस में है।
उस घर में मैंने क्या किया, मैंने तीनों की पत्री, बेसिकली हम जब कोई नया घर बनता है ना, तो घर के अंदर जो मेन अर्निंग मेंबर है, जो मेन करता धरता है, उसकी पत्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अपनी रख ली। अब अच्छा, अभी तो हम तीनों भाइयों की बात कर रहा हूं मैं। एक नॉर्मल घर में मान लो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक कमा महीने में 50 लाख रुपए, एक कमा महीने में 10 लाख रुपए, एक जॉब कर रहा है 1.5 लाख रुपए महीने की। आप किसको प्रेफरेंस दोगे? 50 लाख वाले को दोगे ना, तो वहां मैं 50 लाख वाले को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या सिस्टम है, हमारी सबकी सेम है। मतलब मेरे भाइयों का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छा ग्रो करते, अच्छी इनकम है उनकी भी, मेरी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने तीनों की सामने रख ली, अपनी और दोनों भाइयों की। अब उसमें क्या हो रहा है, मेरे को नॉर्थ की एंट्री मेरे को सूट कर रही है, मेरे भाइयों को सूट, मेरे मेन जो मेरे से छोटा है 1 साल, जो ज्वेलरी में जो डिसीजन मेकर है, उसको सूट नहीं कर रही। ईस्ट की एंट्री मेरे को सूट नहीं कर रही, दोनों भाइयों को सूट कर रही है। साउथ की एंट्री मेरे को भी सूट कर रही है, इसको भी सूट कर रही है, इसको भी सूट, मेरे मदर फादर को भी सूट कर रही है। तो मैं क्या करा, मैंने कहा भाई साउथ की एंट्री प्लान कर लो, इन तीनों के लिए अच्छी है। एंट्री आपकी मेन ओनर के हिसाब से प्लान हो गई। उसके बाद अंदर 3 BHK की है, तो मेरे पास 3 बेडरूम के ऑप्शन है। तो मैं पत्र के हिसाब से, जी ये फादर मदर का, ये मेरा, ये 3 फ्लोर है, उस हिसाब से प्लान कर सकते, सबकी रख लो सामने। लेकिन मेन अर्निंग मेंबर्स की हॉरोस्कोप रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसमें मेरे ऐसे दिमाग में थॉट आया, हम एंट्री क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, मेन घर की एंट्री, या फिर जैसे हम इस बिल्डिंग की बात करके चलते हैं, तो इस बिल्डिंग की एक एंट्री थी। का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। देखो घर 2 तरीके से बनता है। अभी ये तो जैसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी पहले घर की बात करते हैं। घर 2 तरीके से बनता है, नीचे स्टिल्ट पार्किंग होती है, उसके ऊपर 3 फ्लोर होते हैं। अगर आपके नीचे स्टिल्ट पार्किंग है, तो उस केस में आप टोटल प्लॉट को उठा के टोटल प्लॉट पे दिशाएं मार्क करोगे। टोटल प्लॉट की ग्रिड से आप प्लॉट की मेन एंट्री, प्लॉट का अंडरग्राउंड टैंक, प्लॉट में वाटर बोरिंग, प्लॉट में सेप्टिक टैंक, सर्वेंट रूम, या जो भी आपको टिल्ट पार्किंग में या ग्राउंड, वो आप टोटल प्लॉट का ग्रिड लेके उसको प्लान कर दोगे। टिल्ट के ऊपर जब आपके 4 फ्लोर बनेंगे, तो वो पूरा नहीं बनेगा। जैसे मान लो 300 गज का प्लॉट है, तो कंस्ट्रक्शन तो 200 गज में अलाउड है ना, तो वो 200 गज में बनेगा। तो उस 200 गज का अलग से ग्रिड करोगे आप, उसको सेंटर निकालेंगे फिर, उसका सेंटर निकाल के उसके हिसाब से उसको प्लान करोगे। और जैसे पूरी बिल्डिंग मेरी है, और मान के चलते हैं जैसे बरांडा आगे लोग बना लेते हैं, बरांडे के बाद में यहाँ से साइड से एंट्री करा रहे हैं, वो सारी मैटर करेंगी। देखो वास्तु में एंट्री का, जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें कि व्हाट इज एन एंट्रेंस, तो आप क्या बोलोगे जी, जहां से व्यक्ति ऑफिस के अंदर आया, जहां से व्यक्ति ऑफिस के बाहर चला गया। वास्तु में ऐसा नहीं होता। वास्तु की अगर हम बात करें, तो आपके बिल्डिंग के जो 4 दीवारी होती है, उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से हवा पानी अंदर आ सकता है, वो एंट्री है। आपकी खिड़की लगी है, आप इसको हल्का सा खोल दो, ये एंट्री बन जाएगी। तो पूरे 4 दीवारी को देखना है आपके घर में कहाँ कहाँ पे एंट्रेंसेस फॉल कर रही हैं। इवन आपकी बालकनी का गेट भी एंट्रेंस का काम करेगा। अब इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करके चलूँ, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। जिनके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, उनके कौन से एलिमेंट्स में इशू है? एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आपके चैनल पे। पहला काम, जिस भी व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम है, वो आज ही एक काम कर ले, अपना बेडरूम चेंज कर ले, अगर उसके पास ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन है ना घर में, कोई भी वो किसी बेडरूम में सो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो सोने की दिशा होती है, वो वास्तु के हिसाब से आप सही सो रहे होते हो, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से आप अपने 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के डायरेक्शन में सो रहे होते हो, जो एंटी हैं और जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया आपका एस्ट्रो वास्तु। आप बेडरूम चेंज कर लो बस अपना, खत्म बात। दूसरा, अगर हम वास्तु की बात करें, तो हेल्थ का जो मेजर जोन है, मेजर, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी आपकी बॉडी में इलनेस होगी, तो आपके जो फाइटर सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यून पावर है, उसका काम है ना फाइट करना, तो वो आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर कोई भी दोष होता है, किचन होती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, किचन आएगी तो लड़ेंगे आपस में। टॉयलेट है तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। स्टोरेज आपने बना दी, येलो कलर कर दिया, एंटी कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, तो इम्बैलेंस आ जाएगा। बॉडी इम्यूनिटी खराब होगी तो वो हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। मेजर डायरेक्शन इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो जेनरिक है। आप अगर मेरे से स्पेसिफिकली पूछो कि ये हेल्थ प्रॉब्लम कैसे होती है, मैं वो भी बता सकता हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी, तो चीजें उनको अपने घर में चेक करनी है। 100% उनके घर में नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग होगा, किचन होगी, मतलब फायर एलिमेंट होगा। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 100%।
होगा ही होगा। दूसरी चीज, किडनी क्या करती है? पानी को फिल्टर करती है। आपके घर में पानी को क्या फिल्टर करता है? वाटर फिल्टर, आरओ वाटर को प्यूरिफाई करता है। आपके घर में अगर आरओ साउथ वेस्ट में लगा है, डिस्पोजल में लगा है, तो क्या होगा? आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो किडनी के लिए वो दिशा रिस्पॉन्सिबल है। अब किडनी के बाद कोई और जैसे ऑर्गन की बात करें, मान लो लीवर की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को लीवर के इश्यूज है, लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत एक्सेस में फैटी लीवर है, स्टेज 2 फैटी लीवर है, या सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या उनका इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, हैवी डायबिटीज है, कुछ तो भी है, उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में 100% फायर एलिमेंट होगी। चेक कर लेंगे, 100% फायर एलिमेंट होगी लीवर के केस में। ठीक है। लंग्स के केस में अगर बात करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर कूड़ा कबाड़, क्लटर या फायर एलिमेंट आ जाए, लंग्स खराब हो जाते हैं। हार्ट की दिक्कतें बड़ी हो रही हैं आजकल लोगों को। हार्ट के केस में साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा। साउथ वेस्ट आपके घर में अगर मैक्सिमम हाइट पे हो, छत पे मान लो साउथ वेस्ट में टंकी बनवा दिया, उसको बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, उससे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपके घर में छत के ऊपर साउथ वेस्ट में सूखी लकड़ी रखी हुई है, मतलब जिनको भी अटैक अगर रिसेंट आया है या डायग्नोस हुआ है, हैवी कोलेस्ट्रॉल अगर रिपोर्ट्स में आया है अभी रिसेंट, वो अभी अपने घर की छत पे जाके देख लें, उनके घर में छत पे साउथ वेस्ट में सूखी लकड़ी 100% रखी होगी। तो ये सारे ना कनेक्टेड है। ब्लोटिंग की अगर बात करें, ब्लोटिंग देखो, एक होता है एसिडिटी, एक होता है ब्लोटिंग। एसिड के अंदर पित्त बढ़ जाता है और ब्लोटिंग के अंदर शरीर में हवा भर जाती है। ब्लोटिंग के केस में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमारे शरीर के अंदर जो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, उनको रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर एयर एलिमेंट, मतलब प्लांट्स आ गए, फ्लावर पैटर्न आ गया, प्लांट्स आ गए, दीवार पे वॉलपेपर है, पेड़ पौधों का वॉलपेपर है, तो भी व्यक्ति ब्लोटेड रहेगा सारा टाइम, उसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर रेड कलर आ गया, किचन आ गई, तो एसिड फॉर्मेशन होगी, जलन वाली जो होती है। और खाना कहाँ पे खाना चाहिए, उसका भी तो कोई इम्पैक्ट होगा। खाना खाने के लिए आइडियल डायरेक्शन तो वेस्ट है, वेस्ट की डायरेक्शन गेंस की डायरेक्शन है। डाइनिंग टेबल अगर वेस्ट में हो, खाना अगर आप वेस्ट में हो, बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर डाइनिंग हम गलत डायरेक्शन में करें तो भी नुकसान होता है। साउथ वेस्ट में अगर खाना खाओगे तो खाना शरीर को लगेगा ही नहीं। ईस्ट साउथ ईस्ट में खाना खाओगे तो यही एसिडिटी, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहेगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खाना खाओगे, मजा ही नहीं आएगा खाना खाने। एक और मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम देखी पिछली वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों का आया, जो 1 HK में रह रहे हैं आजकल, ठीक है, एक कमरा ही है, अब वो पीजी में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, वो रह रहा है बच्चा वहाँ पे, और उसके बाद पैसे भी नहीं है ज़्यादा। अब उसका जो बेड का सेंटर आ रहा है और इतना छोटा रूम है कि वो उसका सर भी बहुत सारी दिशाओं में आ गया। हाँ 3 लोकेशन में सर ही सर आ रहा है, तो क्या उन लोगों के लिए सोल्यूशन होता है? उसका सोल्यूशन एक हम ये कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके सो जाओ। भगवान का नाम लेके तो कहीं भी सो जाओ, लेकिन वो बेचारा कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है। उसकी पत्री के हिसाब से अगर उसको ये पता चल जाए ना उसकी आइडियल डायरेक्शन, जैसे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब ऐसे मेरे पास भी केसेस आते हैं, भाई साहब मेरा बेडरूम तो यही है जी, मैं बदल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, उनकी पत्री देख के, उनकी पत्री के हिसाब से उनकी एक फोटो उनके घर में पैसे की दिशा में लगा देता हूँ। आप सो नहीं सकते, लेकिन आपकी फोटो 24 घंटे लगी हुई है ना, तो इफेक्ट आ जाता है। तो उनकी फोटो अगर लग जाए छोटी सी वहां पे, तो इफेक्ट आ जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी में। हाँ, कोई ऐसी खास। और कॉलेज स्टूडेंट का तो वैसे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो तो कहीं भी पड़ जाते हैं आगे ना, उनको सोना थोड़ी है बेड के ऊपर, हाँ वो तो गिरते हैं वो तो। चलो अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनके क्वेश्चन लेते हैं। सर जैसे अभी आपने बोला साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए क्या कोई रेमेडी वगैरह? रेमेडी है, बिल्कुल है। जो आपकी टॉयलेट सीट है ना, अगर इंडियन टॉयलेट सीट है तो आप टॉयलेट सीट के 4 तरफ 2 इंच चौड़ी पीले रंग की पट्टी लगा दो, चाहे कलर से लगाओ चाहे टेप लगा दो। अगर वेस्टर्न सीट है, वॉल माउंट है या वेस्टर्न सीट है, तो एक साइड तो दीवार हो गई, 3 साइड लगा दो, टॉयलेट सीट जो है वो उस पट्टी के अंदर आ जाए। और एंट्री E1 E2 की एंट्री कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? E1 की जो एंट्रेंस होती है उसके अंदर आपका सामान खो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आपके पास कोई चीज है वो खो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी, पहला इफेक्ट ये होता है। दूसरा इफेक्ट होता है आपके घर में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब होगा, आप उसको ठीक कराओगे, दूसरा खराब, उसको ठीक कराओगे, तीसरा खराब, उसको ठीक कराओगे, चौथा खराब।
ये E1 के इफेक्ट है। खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाते हैं, अन्य फालतू की चीजों में खर्चा होता रहता है। E2 के अंदर क्या होता है, E2 की एंट्रेंस में व्यक्ति मौज मस्ती में बहुत पैसे खर्च करता है, दोस्तों के साथ घूमने चला गया, दारू पी ली, एंजॉय कर लिया, इस चीज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब आपकी लाइफ में जैसे E1 E2 आपकी होगी, तो सिम्टम क्या है जो मैंने बोला इनमें से आपकी लाइफ में? और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे बहुत ज्यादा, ये सिम्टम है ना, तो इसका मतलब E1 से मैच कर रहा है। मौज मस्ती वाला सिम्टम है नहीं है, तो इसका मतलब मेजर E1 है, आपके इफेक्ट E1 का है। और सर एक चीज़ और थी, बच्चों के लिए सोने की डायरेक्शन कौन सी बेस्ट है? एज क्या है बच्चों की? 12-13 साल। 12-13 साल। अवेलेबिलिटी क्या है आपके घर में? अभी फिलहाल वो W6 में सो रहा है। W6 में सो रहे हैं। W6 तो अच्छा नहीं है, रोते रहते हैं क्या? हाँ, कुछ जिद्दी भी है। W6 तो अच्छा नहीं है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन हो गई, तो W6 अच्छा नहीं है। 12-13 साल का बच्चा है तो आइडियल डायरेक्शन अगर मैं बच्चों की बात करूं, वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि फिर वहीं पढ़ भी लेंगे, सो भी जाएंगे, पढ़ाई की दिशा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उसमें पढ़ेंगे थोड़ा कम, उनका सर ईस्ट या साउथ की तरफ रखना। कबर्ड में रखा हुआ सामान भी मैटर करता है, क्लोज कबर्ड में? नहीं, कबर्ड में रखा हुआ सामान कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया मेटल्स मैटर करते हैं। अगर W7 W8 में कबर्ड आ रहा है, उसमें सब एक्सपेंसिव दोनों टाइप के मेटल्स हो। मेटल्स नहीं रखने, मेटल्स आपको दिशा के हिसाब से, जैसे मान लीजिए चांदी है अगर आपके घर में, तो चांदी नॉर्दर्न साइड में ही रखें, वेस्ट में ही रखें। सर नॉर्थ में किचन हो तो इस सूरत में कोई कैसे रख सकता है? तो वेस्ट में रख दो। W6 आप कह रहे हो ना, वहां पे अलमारी है। W7 में चांदी चलेगी, नो प्रॉब्लम। चांदी साउथ ईस्ट में नहीं हो सकती, साउथ में नहीं हो सकती, साउथ वेस्ट में नहीं हो सकती, मेटल्स का इफेक्ट आएगा। अब जैसे मान लो मेरी कपड़ों की अलमारी, मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ बेसिकली क्या आते हैं। मेरी कपड़ों की जो अलमारी है जहां पे मैं अपने कपड़े रखता हूँ, वो साउथ वेस्ट में आती है, तो मैं पीले ही कपड़े थोड़ी पहन के घूमता रहूंगा सारा दिन, नहीं ना। कपड़े तो हर तरीके, मेरे पास ग्रीन शर्ट भी है, मेरे पास लाल शर्ट भी है, मेरे पास ब्लैक भी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट में आप जो भी रख देते हो वो कम से कम यूज होता है। इफेक्ट क्या आता है, मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, यूज में नहीं आते। जैसे मैं 4 शर्ट ले आया, ठीक है, वो 4 शर्ट मैंने ऊपर लगा दी, अब वो 4 शर्ट मैं 1 महीना पहनूंगा, नीचे वाली मैं टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। 1 महीना मैंने 4 शर्ट पहन ली बदल के, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं फिर 4 शर्ट लाके रख दूंगा, वो पूरी ना ऐसे इतनी बड़ी पाइल बन जाती है। फिर एक पॉइंट पे क्या आता है, मैं एक दिन अपनी अलमारी खोलता हूँ, मैं कहता हूँ इतने सारे कपड़े क्यों है मेरे पास, ये अलमारी इतनी क्यों भरी हुई है? तो फिर मेरी वाइफ कहती है कि आप ला के रखते रहते हो, पहनते हो नहीं। तो मैं कहता हूँ चल नीचे वाले सारे हटा दे, ये ऊपर की 4 छोड़ दे, वो फिर भरती रहती। इसका उल्टा क्या है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सामान रखो तो बहुत यूज होता है? जैसे मेरे को एक्सरसाइज करनी है पर मैं आलसी आदमी हूँ, वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मेरे घर में भी है। और सर वेस्ट साउथ वेस्ट में हस्बैंड सोते हैं, सर आता है, मेरा भी वेस्ट साउथ, लेकिन मैं ऑपोजिट साइड सोती हूँ, तो सर हस्बैंड की मतलब शरीर में बहुत ही लेजीनेस एंड डिप्रेशन टाइप्स, मतलब ऐसे। जो ग्रिड आपने करी हुई है ना, वो ग्रिड गलत है। सर इंजीनियर से निकल पाई। इंजीनियर की ग्रिड तो गलत ही होती है। एक ये बड़ा फ्लॉ चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे वास्तु बहुत फैल गया, तो एक होता है ना, एक आपने कोट सुना होगा कि जहाँ पे डायमंड माइन होती है और जहाँ पे लोग हीरे की खोद कर रहे होते हैं, हीरा ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वहां पे तुम जाके डायमंड माइन मत लगाओ, तुम वहां पे ना चाय बेचनी चालू कर दो, तुम वहां पे मशीनें बेचनी चालू कर दो, तुम्हारा काम ज्यादा चलेगा, क्योंकि हीरे तो मिलने नहीं, लेकिन मशीनें बिकनी चालू हो जाएंगी। आजकल क्या चल रहा है, वास्तु बहुत ज्यादा फैल गया, तो वास्तु के फैलने से क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज तो ड्राफ्टमैन को भी मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो नक्शे बनाने वालों को, ड्राफ्टमैन को, आर्किटेक्ट्स को, सबको मिल रही है ना। उन्होंने क्या नया फंडा चालू किया, आपको घर का नक्शा बनवाना है, ठीक है, डन, बन जाएगा। क्या कॉस्ट है जी, 3000 रुपये लगेंगे। 3000 स्क्वायर फीट का है ना, तो 2 रुपए के हिसाब से 6000 स्क्वायर फीट, 6000 रुपये आपका नक्शा बनाने का लगेगा। हमें तो जी वो वास्तु के हिसाब से बनवाना है। क्लाइंट क्या बोलता है उसको, वास्तु के हिसाब से बनाना है, तो जी 1500 रुपये फालतू लगेंगे, क्योंकि उसमें डिटेलिंग बहुत करनी होती है, कुर्सियां कहाँ रखी हैं ये, चलो ठीक है जी, 7500 रुपये हो गए। अब इंजीनियर कहता है आपको वो 16 दिशाएं भी मार्क करवानी है उस पर, हाँ जी वो भी करते हो, हाँ वो भी कर देंगे जी, उसका क्या लोगे, उसके 1000 रुपये और लगेंगे जी, डन जी। बटन दबाना है, Ctrl+C Ctrl+V, होगी दिशाएं मार्क, बटन दबाना, जस्ट बटन, 1000 रुपये और लगेंगे जी, ठीक है जी, डन। अच्छा वो कुछ बार चार्ट से बनते हैं, वो भी बनवाने हैं आपको, वो 1500 रुपये का है जी, वो भी बना दो भाई साहब, 10,000 रुपये हो गए। अच्छा वो देवताओं की मार्किंग भी करानी है, हाँ 1000 रुपये अलग, 11,000 हो गए जी।
अच्छा आपको वो और भी कोई फलानी मार्किंग करानी है, ये कराना है, वो भी कर दो, तो टोटल आपकी हो गई जी 13,000 रुपये। क्लाइंट कहता है चल तू कर दे। अब वो क्या करेगा, वो आपको वर्किंग करके दे देगा, ठीक है। सिम्टम मैच करे नहीं, क्लाइंट की सुनी नहीं, प्रॉब्लम सुनी नहीं, सिम्टम मैच करे नहीं, कुछ करा नहीं। जैसे वो नक्शा बनवा के इंजीनियर से बनवा लिया जी, इंजीनियर नक्शा बना के दे दिया, हाय मेरे वेस्ट में टॉयलेट। अभी मुकेश अंबानी को फोन कर लो, उनसे पूछ लो भाई साहब कुछ प्रॉफिट में कमी है? हाँ यार इस साल ना खाली 10 लाख करोड़ का ही हुआ, मैं तो 11 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था। अरे आपके तो वेस्ट में टॉयलेट है भाई साहब, इसलिए 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। प्रॉफिट नहीं बोलेगा वो। नेचर आपके घरों में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करके चलती है। अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर अगर वो कॉम्बिनेशंस वो सब नहीं आ रहा ना, नेचर बैलेंस। अब इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड बहुत लेजी रहते हैं। क्यों रहते हैं? साउथ वेस्ट में सोते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में सोने वाला व्यक्ति कभी लेजी हो ही नहीं सकता, उसको नींद ही नहीं आती, वो सोएगा ही नहीं। वो रात को मेरे ख्याल उसको 2 बजे सुला, वो सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो जाएगा, मुझे काम पे जाना है। बट साउथ वेस्ट वाला व्यक्ति क्या करेगा? फोन दो भाई, मुझे नहीं उठना, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्टमैन से आप नक्शे बनवा रहे हो और जो इंजीनियरों से बनवा रहे हो ना, ग्रिड भी करवा ली, फिर अच्छा वीडियोस में मैंने बता दिया नॉर्थ में ग्रीन टेप लगा लो, यहाँ पे ये कर लो, वो टेपे भी लगा ली। फिर क्या हो रहा है, 50% लोगों को अच्छे इफेक्ट्स मिल गए, वो बड़े खुश हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं थैंक यू सर, आई एम अ बिग फैन सर। जिनके नहीं आ रहे पागल है, कुछ नहीं आता इसको। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में तो जा ही नहीं रहे ना ये। और एक्चुअली में ना लोग वास्तु को ऐसे ले रहे हैं, जब खांसी जुकाम हो गया या सर दर्द हो गया तो सेरिडन खा लो ठीक हो जाएगा भाई साहब। मेरे साथ हो रहा है। ये ओपन हार्ट सर्जरी है जो मतलब डॉक्टर अकेला भी नहीं कर सकता, टीम चाहिए पूरी। ये वास्तु करना इज लाइक अ ओपन, मतलब आपने हल्का सा भी कोई इधर उधर रख दिया ना। हमने पिछली वीडियो बनाई थी ना, तो उसके बाद मेरे दोस्तों ने देखी, रिश्तेदारों ने देखी, अब सबको आ गया कि भाई मेरे को सेंटर निकालना आता है, मेरे को नॉर्थ देखना आता है, मेरे को ग्रिड पड़ा, मैं ग्रिड लगा के खींच सकता हूँ। अब सबको समझ में आ गया कि ये करता है। अब मुझसे आके पूछ रहे हैं भाई ये बता मेरे यहाँ पे ये आ रहा है सही है या फिर नहीं है। हाँ भाई मेरे को कुछ नहीं पता है, ये बस ये मैं ये दे दूंगा तेरे को, आगे मुझे कुछ नहीं पता है। आपको याद है जब मैं मुंबई में था तो मैं क्लाइंट के साथ था और वो उन्होंने बोला कि जी मैंने साहिल जी की वीडियो देखी और उन्होंने मेरे को बोला मैं साहिल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की सर एक बार आप अगर बात हो जाती साहिल जी से, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। मैंने कहा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो मैंने आपकी बात कराई उनसे। पहले तो मैं तो हिल गया, मतलब मेरे को नहीं पता था आपकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है। वो ऐसे बात कर रहे हैं, उनका हाथ कांप रहा है इनसे बात करते हुए। फिर उन्होंने भी यही कर रखा था। उन्होंने क्या कर रखा है, इंजीनियर से ड्राइंग करवा ली, इंजीनियर ने उनकी एंट्री निकाल के दे दी N3 और वो खुश हो रहे हैं। पैसा था उन पे, पैसा है, लेकिन N3 की एंट्री निकाल के दे दी, सब कुछ, और वो खुश हो रहे हैं हमारा तो बहुत बढ़िया, हमारा तो बहुत बढ़िया, हमारा तो बहुत बढ़िया। बेटा साउथ वेस्ट में सो रहा था, वो समझ रहा है मैं साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ। टेंशन तो बनी है ना फालतू की। जब मैंने ग्रेड की वो N5 की आ रही है, N5 के सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ क्या है, जब एक आदमी आर्किटेक्ट के पास जाता है मकान कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, वो टोटल डिपेंड आज की डेट में आर्किटेक्ट के ऊपर हो जाता है। हमको क्या करना है, इनका पॉइंट ये है कि आर्किटेक्ट के साथ में वास्तु एक्सपर्ट को आप लूप इन रखो। लेकिन उनकी इनसे नहीं बने, ये जो बताएं कि यहाँ नहीं यहाँ बनना चाहिए, और आर्किटेक्ट कहेगा सर आपका नक्शा सारा खराब हो जाएगा, मैं क्या करूँ, फिर मुझे मत कहिएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है सर, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये तो हम रोज ही फेस करते हैं, नॉर्मल चीजें हैं। बट ऐसा नहीं होता कि उनकी मेरे से ना बने, हर किसी की इससे बनती है। जब क्लाइंट बोलेगा ना कि भाई जो ये बोलेगा, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास जो, मैं उनको साफ ये बात बोलता हूँ, भैया आर्किटेक्ट से मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें आर्किटेक्ट से अपना लूप में रहना है। क्योंकि नहीं सुनते, इंटीरियर वाले नहीं सुनते। अब मैं इंटीरियर वाले बोलूँ भाई साहब मेरे को यहाँ पे वाटरफॉल चाहिए, भाई साहब ये तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे तो अपने को फायरी पेंटिंग चाहिए, वो कह रहा है वाटर में फायर। अब मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब पेमेंटें फंस जाएंगी, ये हो जाए क्लाइंट इंटीरियर। तो मैं लूप में नहीं रहता, क्योंकि ना मेरे पास टाइम इतना का। मैं आपको तरीका बताता हूँ हमारी प्रोफेशनल वर्किंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक नया नक्शा बनवाना है, नया घर बनाना है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप अपने आर्किटेक्ट से एक प्रपोज लेआउट प्लान बनवाइए और वो आप मुझे भेज दीजिए। क्यों? मान लो अब मेरे पास खाली दिल्ली के क्लाइंट तो नहीं है, अहमदाबाद, गुजरात, यूपी, हरियाणा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स है। हर स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स है, फ्रंट कितना छोड़ना है, बैक कितना छोड़ना है, साइड में कितना छोड़ना है, सबके नॉर्म्स है। इवन अभी मेरा नोएडा घर बन रहा है तो दिल्ली के आर्किटेक्ट वहां की डिजाइनिंग नहीं कर सकते। एक मतलब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, बट दिल्ली का आर्किटेक्ट नोएडा के घर की, मेरे को वहां का आर्किटेक्ट अपॉइंट करा मैंने। अब मैं आपको बताऊं उससे क्या होता है। प्रपोज लेआउट प्लान्स बनवा लिए, प्रपोज प्लान्स बनवाने के बाद जब वो प्लान मेरे पास आएंगे तो होता क्या है, वो प्रपोज लेआउट प्लान जो आर्किटेक्ट बनाएगा ना,
कोई भी चीज संसार में एवं ही नहीं होती, हर चीज का एक पर्पस है। वो प्रपोज प्लान्स मेरे को मेरे क्लाइंट की करंट सिचुएशन बता देंगे, जो उसकी करंट हॉरोस्कोप में दशाओं में मैच करेगी। अगर उस आर्किटेक्ट ने क्लाइंट के घर में अगर वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट प्लान कर दिया, तो उसकी क्लाइंट की पत्री में दिख जाएगा कि शनि 8वें घर में है या आगे 2-4 साल के लिए 8वें घर में ट्रांजिट होने वाला है। मैं उसको मैप कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, अपने क्लाइंट की अगली 20-30 साल की लाइफ को उस नक्शे में प्लान करना है। तो मैं क्या करता हूं, उस प्रपोज लेआउट प्लान पे मैं मार्किंग्स करके दे देता हूं कि जी मेरे को बेडरूम यहाँ चाहिए, क्योंकि मेरे को एरिया मिल गया ना काम करने का। मुझे एरिया मिल गया, किचन यहाँ ले जाओ, बेडरूम, वो मैं उन आर्किटेक्ट को भेजता हूँ। वो आर्किटेक्ट मेरी वर्किंग प्रॉपर समझते हैं, क्योंकि मेरे को आइडिया है कैसे करनी है। वो मेरी वर्किंग के हिसाब से अपनी वर्किंग करके भेजते हैं। इसमें क्या होता है, ना तो आर्किटेक्ट के साथ मेरा रिलेशन कोऑर्डिनेशन खराब होता, ना क्लाइंट के साथ खराब होता। आर्किटेक्ट भी समझता है, क्लाइंट भी समझता है। जब आर्किटेक्ट ने मेरी वर्किंग को करके भेजा, उसको फिर रीचेक करते हैं, उसमें कोई फ्लॉज होते हैं वो मार्किंग करके, फिर इस तरीके से हमारा नक्शा जो है वो फाइनल हो जाता है। वो प्लान के जब हमारा प्लान फाइनल हो गया, उसके बाद वो प्लान जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एक क्लाइंट के लिए मैंने एंट्री प्लान करी S2 S3 S4, ये मैंने एंट्री प्लान करी। अब बढ़िया हो गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया नक्शा है। वो नक्शा जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए गया, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है वो नॉर्मल आर्किटेक्ट्स नहीं करते, उनके बंदे ही अलग है, उनका काम सिर्फ उतना ही सीमित है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्पेशल बंदे बनाएंगे। वहां पे क्या हो रहा है, S2 S3 4 में तो जी पिलर आएगा, इस पिलर को हम सरका ही नहीं सकते। मैं कहा क्यों नहीं सरका सकते? बोले भाई साहब बॉडी जो बिल्डिंग है, अब आप कोई इतना बड़ा कार्डबोर्ड है, तो आप यहाँ हाथ लगा के थोड़ी उसको बैलेंस, वो तो गिर जाएगा। अपने को चाहिए ना यहाँ पे, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग होती। तो वो पूरा प्रोसेस है। रेमेडीज का इफेक्ट, जैसे मैंने अभी 10 दिन से चेंजेस किए हैं। नॉर्थ की किचन में बर्नर के नीचे ग्रीन स्टोन रखा है, 2 हफ्ते हुए होंगे। तो मतलब इफेक्ट्स उसका सेम डे से बैक एंड में वर्किंग चालू हो जाती है। मैंने अपने घर पे एक रेमेडी करी, वो वास्तु में है एग्जिस्टिंग, मैंने डेवलप करी, घर पे करी। वो रेमेडी करते ही इनका कॉल आ गया मेरे पास, मेल आया इनका कि जी आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा ओके डन, ये मेरे को मिल गए। बस जिस दिन करी नेक्स्ट डे मेल आया। बट क्या आप वो रेमेडी प्रिसाइजली सही कर रहे हो, वो बहुत जरूरी। और मेडिसिन का जो आपने कॉर्नर बताया, वो अगर किचन में आ रहा हो तो कोई क्या इम्यूनिटी वाला, जैसे गुड हेल्थ वाला, तो मेडिसिन रखना प्रेफरेबल है किचन में। मेडिसिन तो यूट्यूब पे आपने सुना होगा ना, नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख दो। मेडिसिन तो नॉर्थ ईस्ट में रखते ही नहीं। ये मैंने भी बोला हुआ है। मैंने कोविड में एक्सपीरियंस किया, ये मेरे को कोविड में पता चला। पहले तो नॉर्मल थे सब लोग, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। 2020 तो नॉर्मली निकल गया, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल रहे, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ रहा, सब नॉर्मल था। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों की लाइफ में टेंशन, जब तक कोई अपना गया नहीं ना छोड़ के, या जब तक कोई अपना सीरियस नहीं हुआ, परिवारों में टेंशन ही नहीं हुई। तो हमारा परिवार बढ़िया चल रहा था। 2020 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 2021 में मामा को कोरोना हो गया। वो टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा, मैं सबसे ज्यादा बाहर घूमा। अब वो स्ट्रेस है, अब हल्की सी खांसी भी आ रही है तो स्ट्रेस है, कोल्ड हो रहा है तो स्ट्रेस है। अच्छा, मेरे को बचपन से ही कोल्ड और वो रहता ही है। अप्रैल में मामा एक्सपायर हो गए। अब वो डिप्रेशन का फेज चल रहा है, स्ट्रेस का फेज चल रहा है। मेरे को तो पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। मैं तो गोली भी खाई हफ्ता 10 दिन डिप्रेशन की। डॉक्टर बोला जी स्ट्रेस की गोलियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि मामा बहुत क्लोज थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रेस था ना, मैंने क्या किया, अब मैं डर गया। अब एक वे क्लोज व्यक्ति गया, तो एक्चुअली में उस टाइम पे डर आपको अपने जाने का नहीं है, अपने जाने का डर नहीं था। माँ का स्ट्रेस, बाप का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस कि इनको कुछ ना हो जाए। अपने बारे में कोई, मतलब मेरे फादर ये सोच रहे हैं मेरे परिवार को कुछ ना हो, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में कि यार किसी को कुछ हो ना जाए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, अपने घर की सारी दवाइयां उठा के, नॉर्थ ईस्ट में जगह भी नहीं थी, बॉक्स रखा, उसमें रख दी। दवाइयां वायरल हो रही थी उस टाइम पे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और पता नहीं कौन कौन सी थी, आइवरमेक्टिन, और पता नहीं क्या क्या, सारी दवाइयां नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मुझे कुछ भी हो रहा है ना, मैं विटामिन सी पूरे दिन चूस रहा हूँ, मेरे मुंह में छाले हो गए। रोज विटामिन ई खा रहा हूँ, विटामिन डी हर हफ्ते खा रहा हूँ। मतलब नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने से कुछ भी अगर हो रहा है, हल्की सी खांसी भी आ रही है, तो मैं दवाई खा रहा हूँ। एक दिन बैठे, मैंने कहा यार ये कुछ तो ना गलत कर रहा है, कुछ तो गलत है। और ठीक है, जिसने जाना था वो चला गया, अब उसको छोड़ दे, लेट्स कम आउट ऑफ दिस फेस।
मैं बाहर आया, पहले तो मैंने वो जितनी भी दवाइयां थी वो एज इट इज डब्बा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैंने कहा यार नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखी थी, और जब से तूने नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखी तब से तू ज्यादा खा रहा है। तेरी वाइफ भी दवाइयां खा रही है, बच्चे भी दवाइयां खा रहे हैं हर छोटी चीज के लिए, मदर फादर भी दवाइयां खा रहे हैं। मतलब पापा जैसे शुगर की दवाई सुबह खा ली तो शाम को नहीं खा रहे क्योंकि शुगर नॉर्मल है, लेकिन वो फिर भी खा रहे हैं। अब तो खानी पड़ेगी भाई, खाई जा रहे। मैंने कहा मतलब रोटी कम खा रहे हैं, दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, चक्कर क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आइडियली दवाइयां रखने से नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब ये गलत है। अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, कोई भी मेरे पास क्वेश्चन होता है तो मैं मेडिटेशन में उसको ढूंढता हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को क्या फील आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसका काम है आपको इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी देना। आपने वहां पे दवाइयां रख दी, आपने नेचर को, अपने सबकॉन्शियस को, अपनी वास्तु को कमांड क्या दी कि बीमारी होगी तो ये दवाई खा लेना। नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, बीमारी होगी तो दवाई खा लेना, और वही हो रहा है। खांसी आ रही है, कफ सिरप की चम्मच पी ली। नॉर्थ ईस्ट से मैंने सारी दवाइयां हटा दी। अब हम मंथन पे बैठे हैं, ऐसी कौन सी दिशा है जहां पे अगर हम दवाई रखें तो वो दवाई इस्तेमाल ही ना हो, मतलब ना खाएं। दवाई कौन सी सूरत में आप नहीं खाओगे? जब आपको बीमारी नहीं होगी। अब 16 दिशाओं में से एक दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बचत की डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप कुछ भी रख देते हो तो पूरी कायनात भी अगर जुट जाए तो आपको, मतलब वो चीज जो है ना उसको अलग नहीं करती, मतलब वो बची रहती है आपके घर में, बची रहती है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दारू पीता है, किसी को अल्कोहल एडिक्शन है, घर में अल्कोहल छोड़ना चाहता है, घर में परेशानी है क्योंकि दारू पी रहा है तो झगड़े तो होंगे ही ना, घर में परेशानी है, अपने घर में अल्कोहल की बोतल वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 में रख दो। वेस्ट साउथ वेस्ट दो होते हैं, एक W2 एक W3। आप W2 में बोतलें रख दो, वो पीनी कम कर देगा और धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि W2 में जो भी सामान आप रखोगे ना वो यूज ही नहीं, वो बचा रहेगा, वो बचत का है, वो बचा रहेगा। मैंने क्या किया, अपने घर में W2 में, जैसे मेरे फादर नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, मैं ऊपर वाले पे, अपने फ्लोर पे भी मैंने W2 में सारी दवाइयां रख दी। अपने फादर के फ्लोर पे भी मैंने W2 में सारी दवाइयां, उनकी BP शुगर डायबिटीज की और सारी दवाई मैंने रख दी। आप बिलीव करोगे, जिस दिन दवाइयां रखी डे 2 पे मेरे फादर चक्कर खा के गिर गए बेड पे। वो तो अच्छा, वो घर पे थे, हम सारे चक्कर खा के गिर गए। अब हम चक्कर में, भाई हुआ क्या, 25 साल हो गए शुगर को, आई थिंक जब वो 34-35 ईयर्स के थे तब होगी थी शुगर, अब 60 के हैं, और एक कोविड में 58 के होंगे 2 साल पहले। तो एक दिन चक्कर खा के गिर गए। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? शुगर चेक करी लो, BP चेक किया लो, उनको हाई भी, क्योंकि दवाई खा ली ना, शुगर तो बढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि वह W2 में रखी है तो स्पेस क्या कमांड दे रही है भाई, दवाई बचानी है, दवाई इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दवाई कब बचेगी? जब शुगर नहीं बढ़ेगी। वो तो उसने शुगर को कंट्रोल कर दिया। तो पैसे नहीं खर्चोगे आप। W2 में मैं लॉकर रिकमेंड नहीं करता, मैंने पैसे भी रखे, मैं तो सारे एक्सपेरिमेंट अपने, मेरे पास चूहे थोड़ी हैं। मेरे तो देखो, मैं एक्सपेरिमेंट 2 लोगों पे करता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे को वास्तु के पैसे नहीं देते, तो मैं उनको कहता हूँ तुम पैसे नहीं दे रहे तो मेरे किसी तो काम आओ। मैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, नुकसान भी तुम्हारा, प्रॉफिट भी तुम्हारा, ठीक है। तो 2 मेरे दोस्त हैं, एक मैं खुद, हम तीनों पे एक्सपेरिमेंट चलता है। मैंने पैसे भी रखे, दवाइयां रखी तो वो खत्म होगी। अब क्या है, मैं ऑब्जर्वेशन में डाला, मैंने कहा भाई पापा को ना डेली सुबह शाम शुगर चेक करो, डेली सुबह शाम BP चेक करो। 15-20 दिन में BP की गोली बंद हो गई, शुगर की गोली कम हो गई। मतलब जैसे ज्यादा डोज की खाते थे ना, वो डोसेज कम हो गई धीरे धीरे, और परफेक्ट। पैसों की बता दूं, W2 में पैसे मत रखो, पैसे रखो W3 में। क्यों? क्योंकि W3 में आप जो भी रखते हो वो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। इसका भी बताऊं आपको, एक थोड़ा फनी लगेगा सुनने में। एक क्लाइंट आए US से, फोन आया जी मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ जी। अब वो एयरपोर्ट से मेरे लिए ब्लैक लेबल की बोतल गिफ्ट में ले आए। ऑफिस आए, बोले भाई साहब ये आपके लिए गिफ्ट में लाया था। मैंने देखी, मैंने उससे ऐसी क्वेश्चन में करी, आप एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल क्या सोच के लाए? मेरे को देख के क्या लगता है अपन रोज का सिस्टम? बोले नहीं वैसे ही ले आए जी, हमारे कल्चर है, हम गिफ्ट में देते हैं अल्कोहल बॉटल्स। मैंने ऐसी, मैं कहा सर देखो ना मेरे घर पे कोई पीता ना मैं पीता, कभी शादी पार्टी में गए तो फ्री की इंजॉय कर ली, नहीं तो ऐसे तो हमारे चलती नहीं। मैं कहा तो ये आपके ज्यादा काम है? बोले भाई साहब देखो मैं तो ले आया, आप
रख लो इसको। चलो ठीक है जी, मैंने क्या किया, वो बॉटल ले ली, घर पे लेके गया। अब क्या होता है, किसी के घर में ज्यादा चलती है तो वो नॉर्मल अलमारी में रख देता है, किसी के घर में कम चलती है तो वो अंदर। अब मेरे वहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट में एक अलमारी जो जिसके अंदर स्टोरेज टाइप है, वो W3 का एरिया था, और मैंने वो बोतल ले जाके रख दी W3 में। 2019 की बात है ये, 18 दिसंबर या 19 जनवरी में वो मेरे से मिलने आए थे, और वो बोतल मैंने W3 में रख दी। 2019 में मेरे को 18 अल्कोहल बॉटल्स गिफ्ट में मिली, ब्लैक लेबल, गोल्ड लेबल, प्लैटिनम लेबल, रॉयल सैल्यूट, ब्लू लेबल, इतनी बोतलें। मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे, भाई तूने ठेका खोलना है क्या, क्या मतलब लोग दारू ही गिफ्ट कर जा रहे हैं तेरे को। मैं कहा जी मुझे कुछ समझ। इवन फीमेल क्लाइंट, 2 फीमेल क्लाइंट मेरे से मिलने आई, वो मेरे लिए शैंपेन की बोतल लाई। मैं कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है। अब मैंने कहा क्यों आ रहा है मुझसे, अपना तो क्या ज्योतिष और वास्तु, अपनी जिंदगी इसके इधर इर्द गिर्द। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गई, क्यों बार बार ये अल्कोहल बॉटल्स मेरी लाइफ में आ रही है, क्यों आ रही है। काम धंधा तो बढ़िया चल रहा होता तो बंदे कम दिमाग, पर फिर भी मैंने कहा करा क्या है। मैं देख रहा हूँ W3 में जब से रखी थी ना, उसके बाद से उससे हुआ क्या, 2020 में मेरे दोस्तों को बड़ा मजा आया, क्योंकि उनके चाहिए थी। मैं कहा ले जाओ भाई, सारी ले जाओ, सारी ले जाओ, तो मैंने बांटी सारी। लेकिन पैसा रखो W3 में। W2 में पैसा रखने से पता है क्या होगा, आप इतने कंजूस हो जाओगे, इतने कंजूस हो जाओगे कि आप अपनी लाइफ को उस पैसे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। सर एक W4 में अगर मिरर हो तो कोई प्रॉब्लम? सर अगर W4 आपके घर की आउटर बाउंड्री पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिरर अगर आउटर बाउंड्री पे होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, जितना एरिया उसके आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसको पीछे एक्सटेंड कर देता है उस एरिया को ना, तो एक इम्बैलेंस आ जाता है। वैसे जनरली मिरर जो है उसके अंदर आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो मिरर में ना रिफ्लेक्शन नहीं आने चाहिए आपके बेड की। अभी एक केस आया मेरे पास, कैलकाटा से एक केस आया मेरे पास। उसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति का जो बेडरूम है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में उनका बेड लगा हुआ है। सामने साउथ साउथ वेस्ट हो गया, इधर वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। साउथ साउथ वेस्ट में मिरर लगा हुआ है, व्यक्ति वेस्ट साउथ वेस्ट में सो रहा है, उसके बेड की रिफ्लेक्शन साउथ साउथ वेस्ट में जा रही है, उसको कैंसर हो गया। जबकि उसकी हॉरोस्कोप में कैंसर नहीं है, कि घर में ना नॉर्थ ईस्ट में ना नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके बेड की रिफ्लेक्शन साउथ साउथ वेस्ट में जाने से उस बेचारे को कैंसर हो गया। तो एक तो बेड की रिफ्लेक्शन ना आए। अब जैसे मान लो वेस्ट में आपने मिरर लगाया हुआ W4 में, सामने मान लो कोई प्लांट्स रखे हैं ईस्टर्न साइड में, उनकी रिफ्लेक्शन अगर वेस्ट वाले मिरर में चली गई तो स्पेस में एयर आ गया ना, वो लड़ेंगे आपस में, रिफ्लेक्शन ना आए। एक आपने शायद भैया की वीडियो में बताया था कि अगर जरूरी हो तभी वास्तु कराना चाहिए। प्रॉब्लम है तो कराना चाहिए। सर एक बात बताओ ना, अब हम लोग आज तक एक नॉर्मल लाइफ जीते आ रहे थे, और ठीक है पैसे का भी मेन तो एक बिजनेसमैन को यही होता है कि पैसे का फ्लो ठीक रहे। हो सकता है हमारे होरोस्कोप में बहुत अच्छा हो और हम वास्तु के किसी दोष की वजह से, और हमें इस चीज की नॉलेज ही ना हो। पहले तो आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे हॉरोस्कोप में अच्छा हो। मेरा ये मानना है कि हॉरोस्कोप्स जो है ना वो न्यूट्रल होती हैं, ना तो किसी की बहुत अच्छी होती ना किसी की बेकार होती। परमात्मा के सारे बच्चे हैं, एक माँ के 4 बच्चे हैं। आप माँ से पूछो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है, बता देगी वो चारों। उसको तो बता ही नहीं पाएगी ना कि मैं इससे ज्यादा या उससे ज्यादा, सबसे इक्वल। ऐसे ही धरती पे जितने सारे परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है, उसने देखो एक तो सबसे पहले कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और हम लोग इस संसार में ना केवल कर्मों को काटने के लिए हैं, ठीक है। आप कर्म बेकार कर रहे हो तो भाग्य बेकार हो गया, ये फिक्स है। आपके कर्म बहुत अगर बढ़िया है ना तो आपका भाग्य जो है वो आप हर पत्री में अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, हर पत्री में। उसके लिए अभी बात कर रहे थे हम क्या, एक तो माइंडसेट, आपकी इन्वायरमेंट, आप किसके साथ उठते बैठते हो, आपका ऑरा, आपकी इन्वायरमेंट, आपका माइंडसेट। दूसरा, जैसे घर के बाहर कबाड़ी आता है जो घर का वेस्ट प्रोडक्ट आप उसको बेच देते हो, उसके बाद आप उसकी हॉरोस्कोप उठा लो, ठीक है, वो किस चीज का काम कर रहा है, कबाड़ का काम कर रहा है। आप उसको अपना रद्दी, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक सब दे रहे हो। एक आपको किस्सा बताता हूँ। मैं अपने मामा के ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे मामा का बैटरीज और इन्वर्टर्स का काम था। एक उनका एम्प्लॉय आता है, मामा कहता है भाई साहब वो कबाड़ी आया था, तो मामा कहते हैं ठीक है ऑफिस भेज दे। मेरे मामा बड़े अमीर आदमी, रिच आदमी, मैंने कहा कबाड़ी को ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं, बाहरों बाहर डील करे बंदा। अब एक बंदा आता है सूट वूट पहन के और मर्सिडीज की चाबी टेबल पे।
अब मेरे मन में क्या थॉट आता है, शायद इनका सरनेम होगा, क्योंकि कबाड़ी एक सरनेम भी होता है। मैं कहा अच्छा तो ये कबाड़ी जी है। अब वो चले गए, उन्होंने मतलब उन्होंने मामा को कुछ पैसे दिए, मामा ने पैसे लिए और वो उठ के चले गए। फिर से एम्प्लॉई आता है, मामा कहता है भाई साहब वो कबाड़ी को कितने पैसे दिए, कबाड़ी ने आपको कितने पैसे दिए, इतने। भाई साहब इतना माल था, इधर उधर। मैंने कहा यार ये एम्प्लॉय बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है, मर्सिडीज की चाबी रखी है उन्हें टेबल पे है और कबाड़ी कबाड़ी बोल रहा है, कबाड़ी जी तो बोले यार एटलीस्ट। मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा ये कौन थे? बोले वर्मा जी थे। मैंने कहा कबाड़ी कबाड़ी क्यों कर रहे हो? बोले इनका बिजनेस है कबाड़ का। मैंने कहा ये तो मर्सिडीज में आए थे। बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बड़े लेवल के कबाड़ी हैं। उसका वो बैटरी का स्क्रैप का काम था, तो मार्केट में सारे उनको कबाड़ी जी बोलते थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को फेमस, वो भी उनका बिजनेस टैक्टिक्स थे कि जब भी कबाड़ी दिमाग में है तो मैं ही आऊं दिमाग में। वो खुद ही बोलते थे भाई तब कबाड़ी बोल रहा हूँ, वो लोगों नहीं बोलते थे, खुद ही बोलते थे। तो कबाड़ी जी उनका नाम जैसे हो गया ना, फेमस हो गया। वो एक अलग लेवल पे हो गया। एक हो गया घर में जो कूड़ा लेने आ रहा है, रद्दी लेने आ रहा है, एक वो हो गया। एक हो गया मर्सिडीज का स्क्रैप डीलर। अब इंडिया के सबसे बड़े कबाड़ी नाम हम ले नहीं सकते, वेबसाइट है जहां पे आप अपना सारा कबाड़ कबूड़ बेच सकते हो, उसकी पत्री उठा लो, 10-15 हजार करोड़ की वेबसाइट है ना। अब वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट एक कबाड़ की वेबसाइट है ना। आप उसकी पत्री उठा लो, जो तीनों की पत्री में जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस निकलेंगे 100% सेम निकलेंगे, 100% सेम निकलेंगे। मर्सिडीज वाले स्क्रैप डीलर की पत्री में भी वही हाउसेज होंगे, OLX वाले की पत्री में भी वही हाउसेज होंगे, जो घर पे आ रहा है उसकी पत्री में भी। लेकिन काम क्या कर रहा है, माइंडसेट। OLX वाले का माइंडसेट था 10-15 हजार, वो 10-15 हजार पे पहुंच गया। इसका माइंडसेट क्या है, मुझे बस आज 400 रुपए मिल जाए ताकि मेरा पूरा घर रोटी खा ले, वो 400 रुपए पे। मैंने ना अपने फादर को, जैसे जब मैं 2012-13 में था, तो जैसे जब मैं वास्तु करता था तो कई लोग जैसे अपने फीस बता दी, तो हम अकेले थोड़ी ज्ञानी है, ऑडियंस भी तो ज्ञानी होती है। तो कई ऑडियंस ने मुझे ज्ञान दिया कि भाई इंसानियत भी कोई चीज होती है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। अब मेरी उम्र थी उस टाइम 22-23 साल की, सेंसिटिव भी मैं बहुत ज्यादा था। अब तो जीरो सेंसिटिविटी है मेरे अंदर, पहले मैं बहुत था। मैंने कहा यार गरीबों की मदद करेंगे भाई, गरीबों की मदद करेंगे। मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा गरीबों की मदद करनी है। पापा कह रहे अच्छा कोई है तेरी नजर में गरीब? मेरी करते सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ। मैं कहा नहीं पापा मैं सीरियस हूँ, गरीबों की मदद। पापा कह रहे तू एक काम कर, पहले जाके ना गरीब ढूंढ, तेरे को गरीब मिल जाए ना उसके बाद बात करेंगे। गरीब है ही नहीं कोई संसार में। मैं चला गरीब ढूंढने। अब मुझे एक ऐसा गरीब चाहिए था जो व्यापार भी करता हो, क्योंकि वास्तु में कर्म तो जरूरी है ना, कर्म होगा तो ही वास्तु होगी, बिना कर्म के जैसे बैगर की वास्तु नहीं कर सकते, कर्म प्रधान है, कर्म जरूरी है। मैं एक बैटरी रिक्शा वाले, उस टाइम मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, तो बैटरी रिक्शा वाला था जो मेरा पेट था, मेरे घर के बाहर मिलता था, वही मुझे मेट्रो छोड़ता था और डेली का उसके साथ मेरा फिक्स था। मैंने कहा ये बंदा है, ये गरीब भी है, रिक्शा भी चला रहा है, व्यापार भी कर रहा है, इसकी वास्तु करूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक बार रिक्शा साइड में लगा ले, तेरे से कुछ बात करनी है। मैंने कहा तू जीवन में क्या चाहता है? बोला आप दोगे? मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। मैंने कहा भाई तेरे को पता ना मैं ज्योतिष, क्योंकि मेरे को सब कुछ जिसके साथ बैठता हूँ मैं बता जरूर देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा तुझे पता ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु करता हूँ, ज्योतिषी हूँ। कह रहा हाँ। मैंने कहा मैं तेरे को ना मंत्र दूंगा, तंत्र दूंगा, सारे उपाय बताऊंगा। मैं कहा तू राजा बन जाएगा, तू मुझे ये बता तेरे को जीवन में क्या चाहिए, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और कोई पैसे नहीं, फ्री में करूंगा तेरे लिए सारा काम। कह रहा भैया पक्का करोगे? मैंने कहा पक्का करूंगा भाई, पक्का करूंगा पक्का। कह रहा जो बोलूंगा वो हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, तो मुझे बता दे चाहिए क्या। कहता भैया मैं आपको कल बताऊं, सोच के अपनी बीवी से भी डिस्कस करूंगा सब कुछ। मैं कहा तू मुझे कल बता, तेरे को जो चाहिए तेरे को मिलेगा। नेक्स्ट डे मेरे को मिला भैया, और जैसे मैं जा रहा था ना, अब 2-3 रिक्शा वाले उसने आवाज मार दी भैया। मेरे को लगा सोच क्या है, क्या चाहिए इसको। मैं बैठा, मैंने कहा तूने सोच लिया? बोला भैया सोच लिया। मैंने कहा बोल क्या चाहिए? कह रहा भैया आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि मेरी जो ये बैटरी रिक्शा है इसकी जगह मेरे को ऑटो मिल जाए। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोला भैया एक्चुअली उसमें ना कमाई ज्यादा है, मैं दिन के 400-500 फालतू कमा लूंगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई वास्तु के लिए भी ना एक माइंड सेट चाहिए। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया। वेलकम। और वेलकम बैक अगेन। हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे और दोबारा कभी शूट करेंगे। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हम कभी इनको दोबारा बुला के आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।